इस वक्त की बड़ी खबर इजराइल और लेबनान के बीच जो हालात बने हुए हैं उससे जुड़ी हुई। इजराइल और लेबनान के बीच और विनाशक जंग की आशंका बढ़ गई है क्योंकि पहली बार हिजबुल्लाह ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर बड़ा हमला किया है। जानकारी ये मिल रही है कि तेल अवीव में अमेरिकी काउंसलेट के पास अटैक किया गया है। हिजबुल्लाह ने सुसाइड ड्रोन अटैक किया। यहाँ हमले में एक शख्स की मौत हो गई है और 8 से 10 लोग घायल हो गए हैं। ये बड़ा हमला है जो लेबनान द्वारा तेल अवीव में किया गया है अमेरिकी काउंसलेट के पास। इसमें 8 से 10 लोग घायल हुए हैं और एक व्यक्ति की मौत हो गई है। ये अपने आप में एक बड़ा हमला इजराइल की राजधानी तेल अवीव में। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जो तनाव बढ़ता जा रहा था वो अब अपने चरम पर पहुंच गया है और आशंका बढ़ गई है इजराइल और लेबनान के बीच जो जंग है वो और ज़्यादा भयावह हो सकती है और ज़्यादा विनाशक हो सकती है। लगातार लेबनान से हिजबुल्लाह द्वारा जिस तरह के हमले किए जा रहे थे उन्हें आयरन डोम इंटरसेप्ट कर रहा था, लेकिन अब ये एक ड्रोन हमला हुआ है जिसमें एक शख्स की मौत हुई है। तेल अवीव पर हुए इस हमले के बारे में जानकारी ये मिल रही है कि भूमध्य सागर से किया गया ये ड्रोन अटैक आईडीएफ के हवाले से रिपोर्ट में दावा किया गया है। अमेरिकी काउंसलेट से 100 मीटर दूर ये हमला हुआ। हालांकि अमेरिकी काउंसलेट की तरफ से कहा यह जा रहा है कि काउंसलेट में सब कुछ सुरक्षित है, लेकिन इस हमले में, इस ड्रोन हमले में एक व्यक्ति की मौत हुई है और 8 से 10 लोग घायल। हिजबुल्लाह ने अपने 2 कमांडर गंवाए। 2 कमांडर की मौत के जवाब में हिजबुल्लाह ने बड़ा हमला किया। बदले की कार्रवाई के तहत तेल अवीव पर यह अटैक किया गया। तेल अवीव के सबसे सुरक्षित इलाके में यह हमला किया गया एक ड्रोन द्वारा जो भूमध्य सागर से किया गया हमला है। हिजबुल्लाह ने अपने 2 कमांडर खोए थे जिसके बाद बदले के तौर पर यह बड़ी कार्रवाई की गई और तेल अवीव के सबसे सुरक्षित इलाके में किया गया बड़ा हमला। तेल अवीव हमले से जुड़ी सबसे नई तस्वीर भी सामने आ गई है। अटैक में एक इजरायली की मौत हुई है, कई लोग जख्मी हुए हैं। लेबनान के सुसाइड ड्रोन अटैक से ये विध्वंस देखने को मिला। देखिए ये तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें दिख रहा है कि किस तरह से यहाँ पर जो घायल हैं उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। एक व्यक्ति की मौत हुई है, इजरायली शख्स की मौत हुई है इस इलाके में जिसे सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता है तेल अवीव का। एक और बड़ी खबर यह कि लेबनान के हमले के बाद अफरा तफरी देखने को मिल रही है तेल अवीव में। तेल अवीव में हमले के बाद भगदड़ मची है। जिस तरह के हालात बने हैं इस हमले के बाद, ड्रोन अटैक के बाद, क्योंकि ये सुरक्षित इलाका माना जाता है तेल अवीव का, वहाँ पर इस हमले के बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, भगदड़ मची वहाँ पर। देखिए किस तरह से अमेरिकी काउंसलेट के ठीक पास ये ड्रोन हमला किया गया जिसमें एक शख्स की मौत हुई है और 8 से 10 लोग घायल भी हो गए हैं। ये सुसाइड ड्रोन अटैक था जो हिजबुल्लाह द्वारा किया गया। पहली बार ऐसा हुआ है कि लेबनान और इजराइल की ये जंग इजराइल के सबसे सुरक्षित इलाके और इजराइल की राजधानी तेल अवीव तक पहुंच गई है। यह हमला भले ही एक दायरे में हुआ, लेकिन इससे हिजबुल्लाह ने इजराइल को बड़ा संदेश दे दिया है। संदेश ये कि वो इजराइल से डरने वाला नहीं है, घर में घुसकर हमले में सक्षम है। उसकी असल शक्ति का अंदाजा अभी इजराइल को नहीं है। ये तस्वीरें हिजबुल्लाह की उसी शक्ति की गवाही दे रही हैं जिस तरह से तेल अवीव के सबसे सुरक्षित इलाके में हमला हुआ। तेल अवीव पर हमले के बाद कई सवाल भी लेकिन उठ रहे हैं। सवाल यह है कि इतने सुरक्षित इलाके में यह हमला कैसे हुआ? हिजबुल्लाह ने डिफेंस सिस्टम को कैसे भेदा? आयरन डोम डिफेंस सिस्टम और इसके अलावा तमाम और डिफेंस सिस्टम जिसका इस्तेमाल इजराइल करता है उसे कैसे हिजबुल्लाह ने भेदा है? रडार और एरियल डिफेंस सिस्टम कैसे फेल हो गए हैं? इसके अलावा एक और बड़ा सवाल यह भी कि सुरक्षा एजेंसियों को भनक क्यों नहीं लगी कि इस तरह का अटैक किया जाएगा, इस तरह का ड्रोन अटैक किया जाएगा? हिजबुल्लाह ने नए ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल किया है क्या? ये बड़ा सवाल है। एक और बड़ी खबर इस हमले से जुड़ी हुई है कि तेल अवीव हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तो अलग अलग वीडियोस सामने आ रहे हैं, अलग अलग जानकारी सामने आ रही है कि किस तरह से ये हमला हुआ और उस समय किस तरह के हालात वहां पर थे। देखिए ये एक सीसीटीवी फुटेज है जो सामने आया है जिसमें जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त का दृश्य इसमें कैद हुआ है। लेकिन इस ड्रोन हमले के बाद तेल अवीव में तबाही देखने को मिल रही है। ब्लास्ट से बिल्डिंग में भारी नुकसान हुआ है, एक व्यक्ति की मौत हुई है और ये अपने आप में इजराइल के लिए एक बड़ा झटका है। देखिए किस तरह से ब्लास्ट के बाद बिल्डिंग में नुकसान देखने को मिल रहा है। एक व्यक्ति की मौत भी हुई है, 8 से 10 लोग घायल भी हुए हैं। तेल अवीव में जो ये हमला हुआ उसके बाद धुएं का गुबार देखने को मिला। जहां हमला हुआ वहां आग के बाद देखा धुआं।
तो देखिए तेल अवीव में आमतौर पर इस तरह की तस्वीरें देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन देखिए दूर से दिखाई दे रहा है कि वहाँ जहाँ हमला हुआ वहाँ किस तरह से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। ये वो ड्रोन हमला है जो हिजबुल्लाह द्वारा किया गया है, भूमध्य सागर से किया गया है। ऐसे जानकारी मिल रही है कि ये ड्रोन हमला और तेल अवीव में अटैक के बाद धुएं का गुबार आसमान में उठता हुआ दिखाई दिया। लेकिन तेल अवीव में हुए इस ड्रोन अटैक का असर क्या होगा, आइए आपको बताते हैं। तेल अवीव अटैक लेबनान जंग का सबसे विध्वंसक मोड़ क्यों हो सकता है, क्यों कहा जा रहा है कि ये सबसे विध्वंसक मोड़ है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि लेबनान के भीतर घुस कर इजराइल की स्ट्राइक की है, इजराइल के भीतर घुसकर लेबनान ने स्ट्राइक किया है। इसके मायने दरअसल ये हैं कि जंग में आर पार के लिए तैयार हो जाए इजराइल। इसके अलावा ये भी कि पहली बार ये हुआ है कि इजराइल पर हिजबुल्लाह ने इस तरह का अटैक किया जहां पर वो तेल अवीव में यानी राजधानी में सबसे सुरक्षित इलाके में हमला करने में सक्षम हुआ है। इसके मायने ये कि सबसे सुरक्षित इलाके में हमले से उसने अपनी शक्ति को दिखाया भी है और ये बताने की भी कोशिश की है कि वो यहां तक हमला कर सकता है। पहली बार ये हुआ है कि इजराइल हिजबुल्लाह के बीच इतने विध्वंसक हमले हो रहे हैं और दरअसल इसके मायने ये है कि किसी भी हद तक जाने की क्षमता दिखाई है हिजबुल्लाह ने कि वो इजराइल के भीतर घुसकर तेल अवीव तक पहुंचकर ये हमले कर सकता है। हमारे साथ मनीष जुड़ गए इस पर और जानकारी के लिए। मनीष, देखिए हम पहले ही देखते आ रहे थे और बहुत समय से, तब जबकि राफा में और बाकी तमाम इलाकों में हमले हो रहे थे इजराइल द्वारा और ऑपरेशन चल रहे थे, कि हिजबुल्लाह के साथ भी वो लगातार एक्सचेंज ऑफ फायर हो रहा था, रॉकेट और मिसाइल हमले किए जा रहे थे। लेकिन पिछले कुछ समय के दौरान ये बढ़ा है और अब इस हद तक कि हिजबुल्लाह ने तेल अवीव में, इजराइल की राजधानी में सबसे सुरक्षित इलाके में इस तरह का ड्रोन हमला किया है। जाहिर सी बात है इजराइल के लिए इसे पचा पाना बहुत मुश्किल होगा और इजराइल इसका जवाब बहुत ही अग्रेसिव अंदाज में देगा। देखिए, इजराइल के लिए एक्शन और टाइमिंग के हिसाब से ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बस 2 दिन के बाद अमेरिका जा रहे हैं जहां बाइडेन से मिलेंगे और उससे ठीक पहले अमेरिकी दूतावास को टारगेट करते हुए यह हमला किया गया है। और अब जबकि आईडीएफ ने इन्वेस्टिगेशन करके ये कहा है कि तेल अवीव में जो ये ड्रोन का अटैक था वो हूती के द्वारा किया गया था, हूती ने भी इसकी जिम्मेदारी ली है। हूती विद्रोहियों का कहना है कि एक बैलिस्टिक मिसाइल और 4 ड्रोन से तेल अवीव पर अटैक किया गया था, लेकिन अमेरिकी नेवी ने रेड सी में एक बैलिस्टिक और 3 ड्रोन को मार गिराया, जबकि ये जो चौथा ड्रोन है जो कि तेल अवीव में पहुंचने में और इसे टारगेट करने में कामयाब रहा, जिसे लेकर आईडीएफ का कहना यह है कि इजरायली एयरफोर्स ने इसे डिटेक्ट कर लिया था, जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने डिटेक्ट कर लिया था, लेकिन इसे मार गिराने में चूक हो गई और इजरायली एयरफोर्स का कहना है कि आगे ऐसी चूक नहीं होगी। इसके बावजूद इजराइल की सबसे ताकतवर वाली जगह तेल अवीव में अमेरिकी एम्बेसी को टारगेट करते हुए यह अटैक बताता है कि किस तरीके से इजराइल के सामने संकट है। एक तरफ हिजबुल्लाह, दूसरी तरफ हमास, तीसरी तरफ हूती और तीनों के तीनों संगठन इजराइल पर बारी बारी से अटैक कर रहे हैं या करने में वो सफल हो रहे हैं। जी मनीष, आप हमारे साथ बने रहे, लेकिन जो मनीष जानकारी दे रहे हैं वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर ये कि तेल अवीव हमले पर ये जानकारी सामने आ रही है जो मनीष ने हमें बताई। कुल 1 बैलिस्टिक मिसाइल और 4 ड्रोन से ये हमला किया गया था। लाल सागर में 4 में से 3 ड्रोन अमेरिका ने इंटरसेप्ट किए और मार गिराए। इसके अलावा चौथा ड्रोन तेल अवीव हमले में कामयाब हो गया। तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास निशाना था। सऊदी अधिकारियों के हवाले से खबर सामने आई है। और तेल अवीव हमले पर इजरायली डिफेंस फोर्स ने अपनी गलती मान ली है। आईडीएफ जांच से जानकारी सामने आई है कि हूती ने यह हमला किया। पहले आईडीएफ ने हिजबुल्लाह पर शक जताया था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि हूती द्वारा यह हमला किया गया। लेकिन किस तरह से कोऑर्डिनेटेड अटैक हो रहे हैं अलग अलग तरफ से इजराइल पर, वो साफ तौर पर दिख रहा है। एक तरफ हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है तो दूसरी तरफ हूती की तरफ से बड़ा हमला किया गया है। हिजबुल्लाह और उसके सहयोगी संगठनों के हमलों की रेंज बढ़ गई है। 17 जुलाई को इजराइल पर हिजब और हूती और रेजिस्टेंस फोर्स ने सबसे बड़े विस्फोट किए हैं। हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह ने कहा है कि अब पूरे इजराइल पर हमले किए जाएंगे। जो इलाके अब तक सुरक्षित रहे हैं वहां भी बारूद बरसाया जाएगा। وما تقبل به حماس
बीते 100 घंटे से इजराइल पर हिजबुल्लाह सहित बाकी प्रॉक्सी संगठनों के हमले जारी हैं। और अब ये हमले हर घंटे तेज होते जा रहे हैं। 17 जुलाई की रात और 18 जुलाई को हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के कई इलाकों पर विध्वंसक रॉकेट हमले किए हैं। ये हिजबुल्लाह के रॉकेटों की बरसात है, जिससे आयरन डोम डिफेंस का सिस्टम ही चकमा खा गया है। हिजबुल्लाह एक साथ 20 से 100 तक रॉकेट फायर कर रहा है और बहुत कम दूरी से किए गए हमलों की वजह से इजरायली डिफेंस सिस्टम हिजबुल्लाह के सभी रॉकेट गिराने में नाकाम रहा है। हिजबुल्लाह अब तक उत्तरी इजराइल पर हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह अब तक करियत शिमोना, शलोमी, शेबा फार्म्स, मेरोन, नहरिया जैसे उत्तरी इजरायली शहरों पर हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह ने अब तक 55 किलोमीटर अंदर तक सबसे लंबी दूरी का हमला किया है। उत्तरी इजराइल से अब तक 90,000 लोग पलायन कर चुके हैं। इन हमलों के पलटवार में इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर मिसाइल, ड्रोन और वायुसेना के जरिए हमले किए। लेकिन 17 जुलाई को इजराइल ने पहली बार दक्षिण पूर्वी लेबनान पर हमले किए हैं। दक्षिण पूर्वी लेबनान की बेका घाटी में आईडीएफ ने हमला किया। इस हमले में हिजबुल्लाह कमांडर मारा गया। मारे गए हिजबुल्लाह कमांडर का नाम अहमद जाबरा है। हिजबुल्लाह कमांडर अहमद जाबरा की मौत के बाद हिजबुल्लाह ने रणनीति में परिवर्तन का ऐलान कर दिया है। हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह ने कहा है कि अब पूरे इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले निश्चित हैं। हिजबुल्लाह के पास 50,000 लड़ाके हैं और ऐसे हथियार हैं जिनकी रेंज में दक्षिणी इजराइल भी आता है। हिजबुल्लाह के पास जलजल 1 मिसाइल है। इसकी रेंज 160 किलोमीटर है। वॉरहेड क्षमता 600 किलो है और कुल 10,000 से ज्यादा मिसाइलें हो सकती हैं। फतेह 110 मिसाइल भी होने की रिपोर्ट है। इसकी रेंज है 300 किलोमीटर, वॉरहेड क्षमता है 500 किलो और ये 1000 से ज्यादा हो सकती है। हिजबुल्लाह के पास स्कड मिसाइलें भी हैं। इनकी रेंज 700 किलोमीटर तक है। वॉरहेड क्षमता 800 किलो तक होती है और इनकी संख्या अज्ञात है। यानी पूरा इजराइल हिजबुल्लाह की रेंज में है। हिजबुल्लाह ने इजराइल को बर्बाद करने के लिए 3 अहम रणनीतियां तैयार की हैं। इनमें पहली नीति है असुरक्षित इजराइल और विस्थापन। हिजबुल्लाह पूरे इजराइल पर मिसाइल, ड्रोन हमले शुरू करने वाला है। इससे दक्षिणी इजराइल तक के शहर धधकने लगेंगे। इसके साथ ही इजराइल के सभी शहरों से विस्थापन शुरू हो जाएगा। इजरायली नागरिकों को सुरक्षा के लिए अंडरग्राउंड बंकरों में रहना होगा। इजराइल के उद्योग धंधे चौपट हो जाएंगे। इजरायली धरती पर बारूद बरसाने के साथ ही हिजबुल्लाह और उसके साथी प्रॉक्सी संगठनों ने इजराइल का दुनिया से कनेक्शन काटने का प्लान भी तैयार कर लिया है। इजराइल प्रॉक्सी के चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है। समंदर से ही इजराइल को हथियारों की सप्लाई होती रही है। अगर भूमध्य सागर का रूट पूरी तरह बंद हुआ तो इजराइल के पास हथियार मांगने का एक ही विकल्प होगा और वो है हवाई मार्ग।
लेकिन हिजबुल्लाह ने इस रास्ते पर भी इजराइल के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। लेबनान, सीरिया, इराक और यमन में कई प्रॉक्सी संगठन सक्रिय हैं। प्रॉक्सी संगठनों के लड़ाकों के पास सरफेस टू एयर मिसाइलें हैं। अगर इजराइल के लिए हथियार सप्लाई लेकर विमान इन देशों के एयर स्पेस से गुजरते हैं तो उन पर सरफेस टू एयर मिसाइल हमले किए जाएंगे। यानी इजराइल को जल, थल और नभ तीनों मोर्चों पर प्रॉक्सी संगठनों ने घेर लिया है। अरब के सभी प्रॉक्सी संगठन इजराइल के साथ जंग में उतरने को तैयार हैं और इजराइल के सामने शक्ति आपूर्ति सहित जवानों का संकट बड़ा होता जा रहा है। गाजा की जंग में इजराइल को अपने मरकाबा टैंक और सैन्य वाहन बड़े पैमाने पर गंवाने पड़े हैं और अब उसके सामने सेना को फिर से पुनर्गठित करने की चुनौती है। इजराइल के पास सैनिकों की जबरदस्त कमी है। जून के अंत में रक्षा मंत्री ने कहा था कि तुरंत 10,000 सैनिकों की जरूरत है। सैनिकों की जरूरत पूरा करने के लिए इजराइल ने अनिवार्य सैन्य सेवा की समय सीमा 4 महीने बढ़ा दी है। यानी सभी नागरिकों को 4 महीने ज्यादा सैन्य सेवा देनी होगी। इजराइल पर प्रॉक्सी संगठनों का संकट गहराता जा रहा है और जब तक जंग टैंक, रॉकेट और मिसाइलों से लड़ी जाएगी, इजराइल को अकेले ही जंग लड़नी होगी। इसीलिए इजराइल एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है और ये चिंगारी किसी भी दिन भड़ककर विश्व युद्ध में बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर तेल अवीव हमले से जुड़ी हुई। तेल अवीव हमले का नया वीडियो सामने आ गया है। हमले में टूटी हुई इमारत के शीशे दिखे हैं, जमीन पर बिखरे दिखे कांच के टुकड़े। एक और नया वीडियो सामने आया जिसमें दिखाई दे रहा है कि किस तरह का नुकसान हुआ इस ड्रोन हमले की वजह से। तेल अवीव की इमारत में शीशे टूट गए और बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए वो इमारत जहां पर इस ड्रोन से जो अटैक किया गया था उसका असर इस इमारत पर हुआ। हालांकि निशाना अमेरिकी काउंसलेट था। इजराइल के 7 शहरों पर बड़े हमले का खतरा बना हुआ है। हिजबुल्लाह का नए लोकेशन पर हमले का ऐलान सामने आ गया है। नाहरिया में से 60,000 लोग घर छोड़ने को इसकी वजह से मजबूर हो गए हैं क्योंकि ये इलाका हिजबुल्लाह के टारगेट पर है। तेल अवीव पर हुए ड्रोन हमले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यह कि हूती ने दावा किया है कि उसने किया यह हमला। हूती ने ली हमले की जिम्मेदारी। हूती कमांडर याह्या सारी ने दावा किया है कि तेल अवीव पर जो ड्रोन हमला किया गया वो हूती द्वारा किया गया था। हूती ने इसकी जिम्मेदारी ली है। आपको बताते हैं कि इजराइल और हिजबुल्लाह जंग में 5 अहम संकेत क्या मिल रहे हैं। सबसे पहले और बड़ा संकेत यह कि लेबनान ने दिखाया है कि इजराइल उसे रोक नहीं सकता है। एक और बड़ी जानकारी यह भी कि बॉर्डर की जंग अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुकी है, जो पहले सिर्फ बॉर्डर तक सीमित थी। दोनों एक दूसरे के देश के भीतर स्ट्राइक कर रहे हैं, यानी बहुत अंदर तक जाकर स्ट्राइक की जा रही है। एक और बड़ी जानकारी है कि पर्दे के पीछे ईरान हमलों की पटकथा लिख रहा था। एक और जानकारी है कि किसी भी वक्त इजराइल से बड़े पलटवार का डर अब सामने है, ये आशंका अब सामने है। मनीष हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, देखिए बहुत लंबे समय से ये तकरार चल रही है, लेकिन क्या अब ऐसा लग रहा है कि ये अब नेक्स्ट लेवल या नेक्स्ट फेज में पहुंचने वाली है जहां हम वाकई आमने सामने की जंग होते देखेंगे लेबनान और इजराइल के बीच, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पिछले 9 महीने से अधिक समय से इजराइल लगातार जंग लड़ रहा है। उसके पास भी एक लिमिटेड संसाधन है और वो अब धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो रहा है। पहले सैनिक थक चुके हैं या उनका मनोबल डाउन है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया में सबसे बेहतरीन होने के बावजूद उसकी भी अपनी एक सीमाएं हैं। वहीं दूसरी तरफ हूती के पास, हिजबुल्लाह के पास, इनके पास आगाज जो है इस वक्त
बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरे मिसाइल हैं, तो लगातार टारगेट हो रहे हैं और आप एयर डिफेंस सिस्टम से कितने को रोकेंगे? मान लीजिए कि जैसे हूती ने ही बैलिस्टिक मिसाइल से और 4 ड्रोन से हमला किया, तो आईडीएफ का भी सोचना था कि चलो इसमें से इसको रोक देते हैं। होता क्या है कि इजरायली एयरफोर्स ये डिसाइड करती है कि अगर कोई मिसाइल या अगर कोई ड्रोन कोई खास ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इस अंदेशे में उसे छोड़ दिया जाता है। क्यों? वो इसलिए ताकि एयर डिफेंस की जो मिसाइल है उसे ज्यादा बर्बाद ना किया जाए या उसका यूज ना करना पड़े। और इसी आपाधापी में इस तरह की दिक्कत आती है। आप सोचिए, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जब तेल अवीव आए थे तो इसी जगह रुके थे जहां पर यह हमला हुआ है, इसी के पास रुके थे। कितना इंपॉर्टेंट जगह है, लेकिन यहां पर हमला करने में हूती कामयाब हुए हैं। और जाहिर सी बात है, हूती इस वक्त जिम्मेदारी ले रहा है, बता रहा है कि देखिए यहां तक हमला करने में हम सक्षम हैं, और ये अपने आप में एक चिंता की बात जरूर है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लेबनान पर इजराइल ने जो बारूदी पलटवार किया है उसकी जानकारी भी सामने आ रही है। लेबनान के मजदल सालेम में हमले से तबाही हुई है। हमले में कई लेबनानी लोगों के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है। एक 3 मंजिला इमारत इस हमले में नेस्तनाबूद हो गई। तो देखिए इजराइल की तरफ से कैसा हमला किया गया है, वो भी तस्वीरें अब सामने आ गई हैं। इजराइल ने भी पलटवार किया है और इजराइल ने हिजबुल्लाह पर जिस तरह का हमला किया, लेबनान के भीतर जाकर जिस तरह का हमला हुआ, उसमें ये एक 3 मंजिला इमारत पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। दक्षिणी लेबनान से एक और इस वक्त की बड़ी खबर यह कि आईडीएफ ने भीषण हमला किया है। अल जुमैया में हमले से जबरदस्त नुकसान हुआ है। तो आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स भी दक्षिणी लेबनान में लगातार भीषण हमले कर रहा है। किस तरह का हमला हुआ और उसके बाद कैसा नुकसान हुआ है, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। ये हमला इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा किया गया। और अब खबर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई। बाइडेन के चुनाव से हटने को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रपति चुनाव से हट सकते हैं जो बाइडेन। रविवार तक बाइडेन ले सकते हैं ये अहम फैसला। बाइडेन टीम के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि रविवार तक ये फैसला लिया जा सकता है और जो बाइडेन राष्ट्रपति चुनाव की रेस से हट सकते हैं, हटने का फैसला ले सकते हैं। अगर बाइडेन जाएंगे तो क्या कमला हैरिस आएंगी? क्या वो राष्ट्रपति की रेस में आगे होंगी? चुनावी रेस से पीछे हट सकते हैं जो बाइडेन, ये जानकारी सामने आ रही है। लेकिन जल्द प्रत्याशी बदलने पर फैसला वो ले सकते हैं। डेमोक्रेट्स बाइडेन के मुकाबले फ्रंट रनर बनकर उभरी कमला हैरिस की बात हो रही है। इसके अलावा कमला हैरिस के अलावा ओबामा की बात हो रही है। क्लिंटन, नैन्सी पेलोसी ने हटने की मांग की थी। बाइडेन दौड़ से बाहर नहीं हुए तो चुनाव में हार का डर दरअसल उन्हें सता रहा है और इस वजह से कहा जा रहा है कि वो ये फैसला ले सकते हैं। हमले के बाद से ट्रंप की लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा हुआ है। पहली डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप से पिछड़े थे जो बाइडेन, और उसके बाद से लगातार जो बाइडेन पर यह दबाव अलग अलग सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही थी, बन रहा था कि वो खुद को इस दौड़ से पीछे हटाएं। लेकिन सर्वे में पीछे हैं जो बाइडेन, ये जानकारी सामने आई है। बाइडेन चुनाव लड़े तो क्या होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर बाइडेन चुनाव लड़ते हैं तो देखिए क्या जानकारी सामने है। सर्वे हुआ है और इस सर्वे में दिख रहा है कि बाइडेन अगर चुनाव लड़ते हैं तो श्वेत वोटर 32% हैं जो समर्थन कर रहे हैं उनका, और अश्वेत वोटर 50%। लेकिन बाइडेन चुनाव अगर ना लड़े तो क्या स्थिति होगी सर्वे में? जो श्वेत वोटर हैं वो 67% फिर साथ होंगे और अश्वेत वोटर 49%। अमेरिका की कुल आबादी 33 करोड़ है। खास बात यह है, और श्वेत वोटर यहाँ पर 60% हैं और अमेरिका की कुल आबादी 30 करोड़ में से ये जो परसेंटेज है वो सामने आई है। इसके अलावा देखिए अलग अलग मूल के लोगों की जानकारी सामने है। जो हिस्पैनिक मूल के लोग हैं, अगर बाइडेन चुनाव लड़ते हैं तो 33% समर्थन करेंगे और कुल डेमोक्रेट्स 35% हैं। बाइडेन चुनाव ना लड़े तो हिस्पैनिक 64% समर्थन करेंगे उनकी पार्टी का। और अब बात रूस यूक्रेन युद्ध की। रूसी MLRS ब्रिगेड ने विध्वंसक एक्शन लिया है। यूक्रेनी ठिकानों पर दर्जनों रॉकेट की बरसात की गई है। हमले में यूक्रेनी सैनिक और हथियार खत्म हो गए हैं।
बीते 29 महीनों से यूक्रेन को बारूद से दहलाने के बाद अब पुतिन की आंखों की किरकिरी बन रहा है जर्मनी, जो न सिर्फ यूरोप का एक शक्तिशाली मुल्क है बल्कि नेटो का अहम सदस्य भी है। और जानते हैं, जर्मनी की यही ताकत अब उसके विनाश की वजह बनने वाली है, क्योंकि नेटो समिट में यूरोप की सुरक्षा को मजबूत करने से जुड़ा एक फैसला हुआ, जिसके तहत अमेरिकी हथियार यूरोप में तैनात होने दिए जाने थे। और इसी कड़ी में अमेरिका के बॉम्बर लॉन्ग रेंज मिसाइलें जर्मनी पहुंची हैं। Берлин, Варшава, все Прибалты, Париж, Бухарест, Прага. यूक्रेन दहन के बाद पुतिन के टारगेट पर यूरोप है। यूरोपीय देशों की राजधानी है। नेटो और अमेरिका के बड़े सैन्य ठिकाने हैं। बारूदी गोदाम है। यकीन मानिए, जिस तरह पुतिन ब्रिगेड ने यूक्रेन का विनाश किया, उससे भी ज्यादा तबाही यूरोप के कोने कोने में फैलने की आशंका जताई जा रही है। और इन आशंकाओं को बल कोई और नहीं बल्कि खुद रूसी मीडिया दे रहा है। दरअसल रूस के सरकारी चैनल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि यूक्रेन के बाद प्रेसिडेंट पुतिन का अगला टारगेट यूरोप है। किसी भी वक्त रूस यूरोपीय देशों पर हमला कर सकता है। यूरोपीय देशों की राजधानी रूसी डिफेंस का प्राइम टारगेट है। दावा है कि यूरोप पर मिसाइलों के जरिए रूस हमला करेगा। रूसी डिफेंस ने यूरोप पर हमले से जुड़ी तैयारी भी पूरी कर ली है। रूसी मीडिया का दावा है कि क्रेमलिन के वॉर रूम में मौजूद पुतिन ने अपने टॉप कमांडरों के साथ हमले से जुड़ी मीटिंग तक कर ली है। इतना ही नहीं, दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि पुतिन यूरोपीय देशों के चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। कहां सबसे पहले अटैक करना है, किन हथियारों से करना है, ये सारा ब्लूप्रिंट पुतिन ने तैयार कर लिया है। Под угрозой без малого все европейские столицы, если наши ракеты встанут в Калининграде, Берлин, Варшава, все Прибалты, Париж, Бухарест, Прага. Конечно, американские базы в Германии. अब सवाल यह है कि अचानक ही पुतिन का फोकस यूरोप पर क्यों शिफ्ट हुआ? आखिर क्यों पुतिन यूरोपीय देशों की कैपिटल्स को दहलाने का प्रण ले चुके हैं? तो इसकी वजह है रूस के खिलाफ नेटो का वॉर प्लान। दरअसल नेटो समिट में रूस की घेराबंदी के लिए बड़ा ऐलान किया गया, और वो था यूरोपीय देशों में अमेरिकी हथियारों की तैनाती। और मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जर्मनी में अमेरिकी हथियार और एटमी बॉम्बर पहुंच चुके हैं। पोलैंड और बाल्टिक देशों में भी पेंटागन ने हथियार भेजे हैं। जल्द ही यूरोप में लॉन्ग रेंज मिसाइलों की भी तैनाती होगी। पेंटागन यूरोपीय देशों को मिसाइलों की खेप सप्लाई करेगा। टॉमाहॉक और SM-6 जैसी मिसाइलें पेंटागन यूरोप भेजेगा। जर्मनी में सबसे पहले लॉन्ग रेंज मिसाइलें तैनात की जाएंगी। बस नेटो और अमेरिका के इसी चक्रव्यूह से भड़के पुतिन ने बर्लिन समेत यूरोपीय देशों की तमाम कैपिटल्स को दहलाने का प्लान तैयार कर लिया है।
आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। दरअसल यूरोप के जिन देशों की राजधानी पर रूस मिसाइल हमले की तैयारी कर रहा है, असल में वो नेटो का भी हिस्सा है और इन तमाम यूरोपीय देशों की यूक्रेन जंग में सीधी दखलंदाजी भी है। इसी बीच अमेरिकी हथियारों के यूरोप पहुंचने का सिलसिला जैसे ही शुरू हुआ है, पुतिन आग बबूला हो चुके हैं। और सीधे सीधे नेटो पर दबाव बनाने के लिए मिसाइल हमले का प्लान तैयार किया है। पुतिन की इस तैयारी को देख ब्राजील से वॉशिंगटन तक कोहराम मच चुका है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि क्रेमलिन की धमकी के बाद अमेरिकी जासूसी विमान रूस की गतिविधियों की जानकारी जुटाने ब्लैक सी के पास पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ रूस ने भी यूरोप के खिलाफ अपने सहयोगी देश चीन और उत्तर कोरिया को एक्टिव कर दिया है। जहां अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए साउथ चाइना सी में रूस और चीन नेवल ड्रिल कर रहे हैं, वहीं पोलैंड बॉर्डर के पास चीन और बेलारूस की सेना मिलिट्री ड्रिल कर रही है। यानी अब नेटो के खिलाफ पुतिन गुट आक्रामक तेवर अपना चुका है। अब यह देखना होगा कि पुतिन के इस ट्रेलर से नेटो भड़कता है या फिर सरेंडर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।